नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी सीरीज आरंभ होगी तो सीरीज आरंभ होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो आपके 2020 में पेपर आयोजित किए गए थे, टोटल आपके 37 उसमें सेट थे। तो 37 सेट में जो आपके जीएस से संबंधित आपके क्वेश्चन आए, तो वो जीएस के क्वेश्चन जो आपके उस पेपर में पूछे गए, तो उन जीएस से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है तो उनको इसमें पहले आपका हल कराया जाएगा। क्योंकि जो सितंबर माह है, तो सितंबर माह में जो दिल्ली पुलिस है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और जो आपका 37 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए तो उनके ऊपर इसमें चर्चा करेंगे, और वो आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उनका क्या विस्तार रहा है, वो हम इस सीरीज में आपका पढ़ेंगे। तो इस सीरीज का आपका पहला जो आप सेट है वो आपके सामने होगा, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और जो आज का सेट है उसे आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। सभी तो जुड़ जाएंगे, सभी जुड़ जाएं सभी, और देखेंगे जो दिल्ली पुलिस का आपका पहला सेट था उसमें जीएस से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करेंगे सभी। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम क्वेश्चन, और प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये दिल्ली का ही आपका स्पेशल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने? चार ऑप्शन आपके सामने, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, साहिब सिंह वर्मा। इनमें से आपको बताना है, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कौन प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका मदन लाल खुराना। कौन बने थे आपके? मदन लाल खुराना। आप पढ़ते हैं जी 1993 में यहाँ पे आपकी विधानसभा बनाई गई और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? मदन लाल खुराना। आप पढ़ते हैं जो दिल्ली है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद में आप पढ़ते हैं दिल्ली को एनसीआर का दर्जा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संशोधन में दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1951। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दिल्ली को क्या है? दिल्ली और कौन आपका? दिल्ली और पांडिचेरी की जो आपकी विधानसभा है इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन 1992। तो ये भी आप याद रखेंगे दिल्ली से संबंधित। क्लियर हो गया? तो प्रथम मुख्यमंत्री यहां से पूछा है, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मदन लाल खुराना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मडई नामक आदि महोत्सव आपका शुरुआत की जाती है या आदि पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में मडई नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है जो मडई नामक आदिवासी उत्सव ये आपका पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बताएंगे। इसमें चार राज्य आपके सामने है, त्रिपुरा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इनमें से आपको बताना है मडई उत्सव कहाँ पे आपका बनाया जाता है? मडई आप याद रखेंगे, मडई उत्सव आप याद रखना है। मडई उत्सव कौन से राज्य में बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जाता है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत के क्रम के अनुसार कौन सा राज्य? 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। और आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर वर्ष 2000 में। कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर वर्ष 2000 में। क्लियर हो गया? तो मडई उत्सव यहाँ पे पूछा है। मडई उत्सव आप याद रखेंगे कहाँ पे बनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? इनमें से आपको बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में आपका दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की आप बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, या आप इंग्लिश में बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था आपका फेडरल कोर्ट के नाम से। किस कोर्ट के नाम से? फेडरल कोर्ट के नाम से इसे जाना जाता था। और फेडरल कोर्ट आपने पढ़ा होगा, फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? 1935 अधिनियम के माध्यम से। किस वर्ष की गई थी? 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। 1937 में इसकी स्थापना हुई। और फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपने पढ़ा होगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे आपके मैरिस गवेयर।
कौन बने आपके? मैरिस गवेर। क्लियर हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है फेडरल कोर्ट का जो नया नाम है सुप्रीम कोर्ट, ये कब किया गया था? जब भारत देश आपका आज़ाद हो गया और गणतंत्र हो गया। तो गणतंत्र होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट का नया नाम क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कौन बने थे? इनका नाम याद रखेंगे, हीरालाल जे कानिया। कौन बने? हीरालाल जे कानिया आपके बने थे। कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यहाँ पे अभिलेख न्यायालय के बारे में पूछा है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके कौन कौन से उन्हें आप देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसा आपसे पूछा जाता है, एक कौन सा है? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या मिलता है? आर्टिकल 124 मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना, आर्टिकल 124। उसके बाद में आर्टिकल 126 याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126। क्लियर हो गया। आप याद रखेंगे आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127। आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उसके बाद आप याद रखेंगे इसी में आर्टिकल 137 में क्या है? इसमें आप याद रखें न्यायिक पुनः अवलोकन शक्ति 137। और आप याद रखें 143 अगर आपसे पूछ रहा है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सलाह लेने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 143। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट से आपके संबंध रखते हैं। आर्टिकल 124 पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना। 126 में सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जब किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हमने फ्रांस देश से लिया है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। जबकि अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 129 क्या है? अभिलेख न्यायालय, यानी जितने भी इसके निर्णय होंगे वो आपके लिखित रूप में दिए जाएंगे, इसलिए अभिलेख न्यायालय इसको घोषित किया जाता है। 137 में क्या है? न्यायिक पुनः अवलोकन। तो जो आपका जैसे निर्णय दे दिया गया है उसकी दोबारा से जांच करना क्या कहलाता है? आपका न्यायिक पुनः अवलोकन। और आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, लेकिन वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस सलाह को माने या न माने, वो राष्ट्रपति का अपना विवेक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपके जो अनुच्छेद है और जो सुप्रीम कोर्ट का विवरण है ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन से देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने स्वयं के क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी। वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेगा तो उस दर को हम क्या बोलेंगे? तो बैंकिंग क्षेत्र में वास्तव में आपकी 3 दर होती हैं। कितनी दर होती हैं? 3। तो 3 दर आप याद रखेंगे। एक कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी बैंक दर। कौन सी होती है आपकी? बैंक दर होती है। एक कौन सी होती है आपकी? एक होती है रेपो दर और एक होती है रिवर्स रेपो दर। ये आपकी 3 महत्वपूर्ण है। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। क्लियर हो गया। बैंक दर है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है। ठीक है। बैंक दर क्या है? बैंक दर आपसे पूछा जाए बैंक दर क्या है? जब आपका आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को अधिक समय के लिए आपका ऋण देगा, या आप पढ़ेंगे दीर्घकालिक समय के लिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपका क्या है? ऋण देगा, वह दर क्या कहलाएगी? बैंक दर। क्या है? जब आरबीआई बैंक क्या है? आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को क्या है? लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो वह दर क्या कहलाती है? लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराएगा तो वह दर क्या कहलाएगी? बैंक दर। क्या कहलाएगी? बैंक दर। और रेपो दर क्या है? जब आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म, ठीक है, कम समय के लिए ऋण देगा तो वह दर क्या कहलाएगी? वह दर कहलाएगी आपकी रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या है? रिवर्स रेपो दर में उल्टा हो जाएगा। जब अन्य बैंक क्या है? अन्य बैंक जिस दर पर आरबीआई बैंक के पास अपना धन जमा करते हैं, आरबीआई के पास जमा करेंगे, वह दर क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी आपकी रिवर्स रेपो दर। तो आपको याद रखना है कितनी दर होती है? 3।
तो बैंक दर आपका जब आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण देगा वह कहलाएगी आपकी क्या, बैंक दर। जब कम समय के लिए देगा वो क्या कहलाएगी, आपकी रेपो दर। और जब आपके अन्य बैंक आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो वह दर क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो दर। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं कि वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने स्वयं के क्षेत्रों के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है। इनमें से आपको बताना है कि सुदर्शन झील की मरम्मत का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है। 4 शिलालेख आपके सामने है, 4 शिलालेख। एक है खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, पुलिकेशन का ऐहोल शिलालेख और रुद्रा दमन का जूनागढ़ शिलालेख। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का विवरण आपका किस में मिलेगा, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील आप पढ़ते हैं, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जो आपका निर्माण है क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, आपने पढ़ा होगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा क्या है, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कौन से राज्य में कराया गया था, ये आपका याद रखेंगे, गुजरात राज्य में कराया गया। कहाँ पे कराया गया, गुजरात राज्य में इसका निर्माण कराया गया। जबकि आप इसका पढ़ते हैं कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किसने कराया था, तो ये कराया था आपका रुद्रदमन। किसने कराया था, आपका रुद्रदमन ने कराया था। अब यहाँ पर देखेंगे रुद्रदमन से संबंधित कौन सा आपका शिलालेख है, तो याद रखेंगे रुद्रदमन का कौन सा है, जूनागढ़ शिलालेख। इसमें आपका किसका जिक्र मिलता है, इसमें जिक्र मिलता है सुदर्शन झील का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पावलकुट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है। पावलकुट, पावलकुट आपको बताना है कि पावलकुट जो आपका त्योहार है या उत्सव है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। इनमें से आप बताएंगे कौन सा राज्य, उड़ीसा है, मिजोरम है, सिक्किम या राजस्थान। पावलकुट किस राज्य में आपका बनाया जाता है। पावलकुट आप याद रखेंगे, इस राज्य का नाम क्या है, मिजोरम। तो कौन से राज्य में बनाया जाता है आपका, पावलकुट मिजोरम राज्य में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, मिजोरम में। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है। तो आपको बताना है जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, तो किस भाग से सूचना आपकी प्राप्त की जाती है। इनमें से आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, डेंड्राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सॉन, तंत्रिका अंत। ठीक है, तो अंत यहाँ पे गलत हो रखा है, तंत्रिका तंत्र यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, तंत्रिका तंत्र। क्या होना चाहिए आपका, तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य करता है। तो इसे आप याद रखें, डेंड्राइट। कौन कार्य करता है, डेंड्राइट कार्य करता है। कौन कार्य करेगा आपका, डेंड्राइट। आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में आपका नियुक्त किया गया था। आपको बताना है अंतरिम सरकार। तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया और इसके अध्यक्ष आपने पढ़े होंगे पेंथिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। उसके आधार पर भारत में अंतरिम सरकार गठन करने का सुझाव दिया गया और जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री बने और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का जो गठन है ये कब हुआ था जी, ये हुआ था 2 सितंबर 1946। डेट भी पूछ लेते हैं, 2 सितंबर 1946। अब यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस बनाया गया था, तो आप याद रखेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कौन सा दिवस बनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब बनाया था, ये याद रखेंगे, ये बनाया था आपका 16 अगस्त 1946। कब बनाया था, 16 अगस्त 1946।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, तो मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी, याद रखेंगे 26 अक्टूबर 1946। कब शामिल हुई थी, याद रखना है 26 अक्टूबर 1946 को कौन शामिल हुई थी, मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे तो अंतरिम सरकार आपने पढ़ लिया। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है आप पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बता दिया जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे जो अन्य व्यक्ति जैसे वल्लभ भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल आप इसमें याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय था, तो इसमें आप याद रखेंगे गृह मंत्री। कौन से मंत्री थे, गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री। दो मंत्रालय थे, गृह मंत्री थे और कौन थे, सूचना प्रसारण मंत्री। गृह मंत्री और कौन थे, सूचना प्रसारण मंत्री। ये कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आसफ अली कौन थे, आसफ अली थे आपके रेल मंत्री। आसफ अली कौन थे, रेल मंत्री। बलदेव सिंह कौन थे, बलदेव सिंह थे आपके रक्षा मंत्री। कौन थे, रक्षा मंत्री। और आपसे पूछे सी राजगोपालचारी कौन थे, सी राजगोपालचारी थे आपके शिक्षा मंत्री। कौन थे, आपके शिक्षा मंत्री। क्लियर हो गया, सी राजगोपालचारी कौन थे, शिक्षा मंत्री। क्लियर हुआ जी। तो ये अंतरिम सरकार के बारे में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, आपको बताना है। तो नीति निर्देशक तत्व में आपका उल्लेख मिलता है और नीति निर्देशक तत्व का विवरण आप पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेकर के और आर्टिकल 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। अब यहाँ से आपको बताना है ग्राम पंचायत को संगठित करने का जो आपका उल्लेख है तो वो कौन से आर्टिकल में आपका मिलता है, बताएंगे सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी। आर्टिकल कौन सा आपका 40 अनुच्छेद 40 में विवरण मिलता है। आर्टिकल 48 में आपसे पूछा जाए किसका विवरण मिलता है, आर्टिकल 48 मिलता है कृषि एवं पशुपालन। किसका विवरण मिलेगा, कृषि व पशुपालन का जो विवरण है ये किस में मिलेगा, आर्टिकल 48 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 36 आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। क्या है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। ये कौन सा आर्टिकल में है जी, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 36। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा आर्टिकल कौन सा आपका 36। अनुच्छेद 34 यहाँ पे दे रखा है तो मूल अधिकार से आपका संबंधित है। क्लियर हो गया। तो ग्राम पंचायत आपसे पूछा जाए, ग्राम पंचायत का जो गठन करने का सुझाव है कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 40। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है, आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव है जो भोजन को तोड़ता है शरीर के बाहर और फिर उसे अवशोषित करता है। इनमें से आप बताएंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन है एजिटोरेक्टा, ठीक है, मैंगीफेरा, मनुष्य, राइजोपस। बताएंगे इनमें से कौन सा आपका सही है, बताएंगे कमेंट करके। तो ऐसा कौन सा जीव होता है, ऐसा जीव होता है आपका राइजोपस। कौन है आपका, राइजोपस। और राइजोपस क्या है, मृतोपजीवी। जो आपके मृत जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है तो उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का आपका उदाहरण कौन है, आपका राइजोपस। तो ये कार्य कौन करता है, राइजोपस ये कार्य करता है। तो शरीर के बाहर भोजन को तोड़ेगा और फिर क्या करेगा, उसे अवशोषित करेगा। तो ऐसा कार्य कौन करता है, आपका राइजोपस। और राइजोपस कैसे जीव का उदाहरण, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी उसे बोलेंगे जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे बोलेंगे मृतोपजीवी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र या तट अरब सागर द्वारा नहीं बना है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा तट है जो अरब सागर में स्थित है, नहीं है। बताएंगे सभी कमेंट करके। तो इसमें से आप बताएंगे जी कौन सा अरब सागर में नहीं है। इधर वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अरब सागर। अरब सागर कहलाता है। नीचे आप भारत के देखते हैं, नीचे कौन सा सागर है, नीचे है आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और इधर वाला जो क्षेत्र ये क्या है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र आपका कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया, कौन सा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे आपको याद रखना है जी, याद रखना है क्वेश्चन कि कौन सा समुद्र तट अरब सागर द्वारा नहीं बना है, बताएंगे इसमें। तो आपको याद रखना है कौन सा आपका समुद्र तट नहीं जो अरब सागर द्वारा नहीं बना। तो आपको याद रखेंगे वर्कला बीच, अगर आपसे पूछ रहा है वर्कला बीच, वर्कला बीच कहाँ पर है, वर्कला बीच आपको मिलेगा केरल में। केरल में, तो केरल लोकेशन यहाँ पर है तो ये अरब सागर में स्थित हो जाएगा। कोवलम बीच, कोवलम बीच भी आपका कहाँ पर है, केरल में। तो केरल में है तो यहाँ पर स्थित है अरब सागर में।
राधानगर क्या है, राधानगर समुद्र तट। कौन सा आपका, राधानगर, राधानगर समुद्र तट, ये आपको नहीं मिलेगा। राधानगर समुद्र तट ये आपको कहाँ पे मिलेगा, राधानगर, राधानगर इधर मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी में राधानगर। और राधानगर कहाँ पर है, ये आपका स्थित है अंडमान निकोबार में। राधानगर कहाँ पर है, राधानगर आपका अंडमान निकोबार में। लेकिन पोलोलम बीच आपसे पूछा है, पोलोलम बीच आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको गोवा में। तो इनको ध्यान रखेंगे। और यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा आपका ये आकर्षण का केंद्र माना जाता है पोलोलम बीच। और पोलोलम बीच कौन से राज्य में स्थित है, गोवा में, ये ध्यान रखेंगे। वर्कला बीच आपसे पूछा है, वर्कला बीच कहाँ पर है, केरल में। कोवलम बीच कहाँ पर है, केरल में। उसके बाद राधानगर समुद्र तट या राधानगर बीच कहाँ पर आपका, ये है अंडमान निकोबार में। और पोलोलम बीच आपसे पूछे, ये कहाँ पर आपका, गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। ये सब दिल्ली पुलिस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो जो आपको नए क्वेश्चन लगे उनको नोट भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में आपके रिपीट हो जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखें सभी और याद करने का भी प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाड़ खान मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है। आपको बताना है ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर लाड़ खान मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है, लाड़ खान मंदिर। बताएंगे जी, लाड़ खान मंदिर आपका कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने, ऐहोल, सांची, एलिफेंटा, एलोरा, इनमें से आप बताएंगे कहां पर स्थित है लाड़ खान मंदिर। बताएं सभी कमेंट करके, लाड़ खान मंदिर। लाड़ खान मंदिर आपको मिलेगा कहां पर, ऐहोल। और ऐहोल कहां पर है, ऐहोल आपका स्थित है, ऐहोल आप पढ़ते हैं जी, ऐहोल अभिलेख आप पढ़ते हैं, ये कहाँ पर है, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक में। सांची आप पढ़ते हैं, सांची कहाँ पर है, सांची के स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आपका, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा और एलोरा, ये कहाँ पर आपके, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आप पढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि इनकी लोकेशन आपकी कहाँ पर है। तो लाड़ खान मंदिर पूछा है तो ऐहोल कर्नाटक में स्थित आपका लाड़ खान मंदिर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है। मिट्टी की किस्में हैं, भैंस की प्रजातियां हैं, खेती का आदिम रूप है या गाय की प्रजातियां। इनमें से आपको बताना है बेवर, दहिया और पोडू शब्द ये किसके लिए आपके प्रयोग किए जाते हैं। बताएंगे सभी कमेंट करके, इसमें से बताएं कौन सा आपका सही होगा। तो बेवर और दहिया और पोडू ये आपके तीन शब्द हैं, बेवर, दहिया और पोडू। एक आपने पढ़ा होगा खेती का तरीका, खेती का तरीका आप पढ़ते हैं स्लैश एंड बर्न। क्या होता है आपका, स्लैश एंड बर्न। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक नाम देते हैं झूम खेती। कौन सी खेती है, झूम खेती। तो झूम खेती विशेष तौर पर तो जहाँ पे आपका वन वाला क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है। इसमें क्या है, पेड़ों को काट देते हैं और पेड़ों को काट करके आपकी कृषि की जाती है। तो जब तक 2 से 3-4 वर्ष तक आपकी वो खेती जो मिट्टी होती है उपजाऊ रहती है, तब तक उस पर खेती करते हैं। और उसके बाद में फिर नए वनों को काटेंगे, फिर वहाँ पे खेती करना आरंभ कर देंगे, तो इसको छोड़ देंगे। तो जब तक आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी तब तक हम उस पर खेती करते रहते हैं। और खेती का यही तरीका क्या है, खेती का यही तरीका क्या कहलाता है आपका, झूम खेती कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, झूम खेती कहलाता है। क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है। और झूम खेती आप पढ़ते हैं, झूम खेती विशेष तौर पर आपके कौन से राज्य में होती है, ये होती है आपकी पूर्वोत्तर राज्य में। कौन से राज्य में होती है, पूर्वोत्तर राज्य में आपकी झूम खेती होती है। क्लियर हो गया। बेवर, दहिया और पोडू यहाँ पे पूछा है, बेवर, दहिया और पोडू। बेवर, दहिया, पोडू आपसे पूछा जाए, बेवर, दहिया, पोडू, तो बेवर और दहिया आप याद रखेंगे कौन से राज्य में, ये झूम खेती का एक तरीका है। और कौन से राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में। बेवर, दहिया इसको बोला जाता है झूम खेती को, लेकिन कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। पोडू आपसे पूछा जा रहा है कि पोडू कहाँ पे, पोडू आप याद रखेंगे, पोडू आपका ये भी झूम खेती का एक तरीका है, लेकिन होता कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य आपका, आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य में आपका एक तरीका है और इसको हम बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती वास्तव में पूर्वोत्तर राज्य में होती है। तो ये क्या हो जाएगा, खेती का आदिम रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेती का आदिम रूप। क्लियर हो गया, खेती का आदिम रूप ये कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। आप बताएंगे
अगर अवायवीय श्वसन होता है, वायु वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उसके दौरान आपका कौन सा उत्पाद बनेगा? एसिटिक अम्ल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, इथेनॉल अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। आपको बताना है कौन सा आपका उत्पाद बनेगा। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे, बताएं सभी। एथेनॉल अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, एसिटिक अम्ल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। इसमें आपसे आपका कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा आपका? ऊर्जा। ये आपका सही, आपका इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बर्ना परिचय नामक पुस्तक लिखी? तो बर्ना परिचय पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है। बर्ना परिचय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। इनमें से आपको बताना है कौन आपका बर्ना परिचय नामक पुस्तक के लेखक है। बताएंगे सभी। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है आपके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एजेंसी का जो संक्षिप्त नाम है सिविल है? तो आपको बताना है जो सिविल एजेंसी है, सिविल एजेंसी किससे संबंधित है? बताएंगे सभी कमेंट करके। ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित है, या बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, या आपके चीनी क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे सभी, बताएं सभी। सिविल के बारे में आपको बताना है। सिविल पहले इसकी फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म क्या बनती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म बनती है क्रेडिट इंडिया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ब्यूरो का आप देखेंगे थोड़ा सा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है जो सिविल है, सिविल के बारे में आपको जानना है। तो क्रेडिट जो आपका शब्द है, क्रेडिट शब्द जो आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा आपका बैंकिंग क्षेत्र से। किससे जुड़ा हुआ? आपका बैंकिंग क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ कौन सा शब्द? आपका क्रेडिट। क्लियर हो गया? तो क्रेडिट से आपका जो आपसे पूछा जाए कि सिविल किसका संक्षिप्त नाम है, तो सिविल आप जोड़ेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है सिविल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लेखांकन की भारतीय प्रथाओं के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में समायोजित किया जाता है? इसमें आपको बताना है सरकारी उधार, मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा या मुद्रास्फीति। आप बताएंगे कौन सा आपका इसमें शामिल किया जाता है, समायोजित किया जाता है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका मुद्रास्फीति। क्या होगा आपका? मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति आप पढ़ते हैं, महंगाई की दिशा को आप क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। एक होती है मुद्रा अविस्फीति। मुद्रास्फीति कब होगी आपके? जब किसी वस्तु का उत्पादन कम हो लेकिन मांग अधिक हो तो उसे बोलेंगे मुद्रास्फीति। और मुद्रा अविस्फीति कब होगी? जब वस्तु का उत्पादन अधिक हो लेकिन मांग कम हो, उसे बोलेंगे मुद्रा अविस्फीति। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इनको हम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुद्रास्फीति। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे बदल के पूछा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा फूटा धड़ा एक साथ फिर से मिला? चार ऑप्शन आपके सामने, 1917, 1915, 1918, 1916। आपने पढ़ा होगा, आपने कांग्रेस का एक अधिवेशन पढ़ा है सभी ने, और अधिवेशन कौन सा है? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन आपने पढ़ा है सभी ने, लखनऊ अधिवेशन।
तो लखनऊ अधिवेशन आप पढ़ते हैं, लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था आपका 1916 में। किस वर्ष हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन? ये हुआ था आपका 1916 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आप पढ़ते हैं जी इसी अधिवेशन के दौरान जो 1907 में जो आपने पढ़े होंगे, 1907 में आपका क्या है, 1907 में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था? विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो जो विभाजन हुआ था तो वो किस अधिवेशन के दौरान एक हो गए? लखनऊ अधिवेशन के दौरान एक हो गए। और इसके अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा 1916। कौन सा हो जाएगा? 1916। क्लियर हो गया। 1916 में ही आप पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आपने पढ़ा होगा कौन है? होम रूल लीग। होम रूल लीग की जो स्थापना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1916। ये भी आप इसमें याद रखेंगे सभी जी। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है? इसमें हम सीरीज में 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें रोजाना। तो 20 क्वेश्चन करके और जो भी आपके जीएस का हल होता है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? आपसे पूछा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आप पढ़ते हैं तो साइमन कमीशन आप पढ़ते हैं, ये सर जॉन साइमन, क्या है? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आया था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे इसमें साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन की अगर आपसे पूछे कि नियुक्ति किस वर्ष की गई, अपॉइंटमेंट इसका किस वर्ष किया गया? अपॉइंटमेंट किया गया था 1927 में। और आपसे पूछा जाए कि आया कब था जी? आया था, तो आया था आप याद रखेंगे किस वर्ष आया था? 1928 में। किस वर्ष आया? 1928 में। नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1927 में। क्लियर हो गया। अब साइमन कमीशन में यहाँ से आप क्वेश्चन जानेंगे। साइमन कमीशन तो 1928 में आ गया। कब आ गया? 1928 में साइमन कमीशन आया। और साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कौन से शहर में पहुंचा था, तो आप याद रखेंगे बम्बई। क्या है आपका? बम्बई। या आप इसे लिख सकते हैं मुंबई कह सकते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? मुंबई में पहुंचा था, मुंबई में। उसके बाद में गो बैक साइमन के नारे लगाए गए क्योंकि सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, तो इसी कारण इसका विरोध किया गया। तो अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध किया गया। गो बैक साइमन के इसमें नारे लगाए गए। और उसके बाद में साइमन कमीशन का जो सबसे अधिक विरोध है वो आपका लाहौर में किया गया। कहाँ पे किया गया? लाहौर में। लाहौर पंजाब में इसका विरोध किया गया। और लाहौर पंजाब में इसका जो विरोध है वो किस व्यक्ति ने किया था सबसे ज़्यादा? तो आप नाम याद रखेंगे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। और लाला लाजपत राय विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी बरसा दी गई। और लाठी बरसाने के कारण लाला लाजपत राय की कुछ दिनों बाद घायल होने के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का जो विरोध करने के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। याद रखेंगे किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश किस पुलिस अधिकारी ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप याद रखें स्कॉट मैरिसन। किस पुलिस अधिकारी ने दिया था? स्कॉट मैरिसन। बाद में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं की जो आपकी मृत्यु हो जाती है, इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक केस होता है, इसे बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा केस होता है? लाहौर षड्यंत्र केस होता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस ये आपका दिसंबर 1928 में घटित हुआ। कब हुआ था जी? दिसंबर 1928 में। तो इन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए दो व्यक्ति हैं आपके क्रांतिकारी। एक कौन है आपका? भगत सिंह। दूसरे कौन है? एक तो भगत सिंह है और एक कौन है? राजगुरु। भगत सिंह और कौन आपका? राजगुरु। इनके द्वारा क्या है? कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इसी को आप याद रखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस दिसंबर 1928। और फिर यही आपका आगे घटनाक्रम बढ़ता चला जाता है। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको लाहौर षड्यंत्र केस के कारण ही 23 मार्च 1931, क्या है डेट आपकी? 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे 23 मार्च 1931 में क्यों फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण। क्लियर हुआ। तो ये साइमन कमीशन के बारे में आप याद रखेंगे। अगर आज का आपको लग रहा हो कि दिल्ली पुलिस का जो आपका सॉल्यूशन है अच्छा किया जा रहा है तो आप इसका एक बार लाइक करेंगे सभी।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का जो पेपर एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन करके हम पढ़ेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्तनधारी जिससे फाइबर आपको प्राप्त नहीं होता, रेशा आपसे प्राप्त नहीं होता? जेब्रा, लामा, अंगोरा बकरी, अल्पाका। आपको बताना है कौन सा ऐसा है। तो इसमें आप याद रखेंगे कौन है? जेब्रा, जिससे हम फाइबर प्राप्त नहीं करते, जो फाइबर का स्रोत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेब्रा। क्लियर हो गया? क्या आंसर हो जाएगा आपका? जेब्रा। क्लियर हो गया सभी का? तो ये आज का पेपर एनालिसिस था, जो दिल्ली पुलिस के आपके पेपर हुए थे, तो उसका पेपर एनालिसिस था। और पेपर में जो आपके जीएस से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनमें से मैंने 20 क्वेश्चन आपके सामने हल किए, और धीरे धीरे ऐसे ही करके जो टोटल आपके 37 प्रैक्टिस सेट उसमें हैं, तो उनमें जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपके सामने इस तरीके से हल कराऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपके अन्य साथी हों जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आपका फिल करना चाहते हैं सितंबर माह में, तो उनको भी आप साथ में जोड़ें। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।